नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम और आज आपको यूक्रेन संकट के संबंध में एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा दोस्तों आज का ये। और हम इस संपूर्ण वीडियो में यूक्रेन से संबंधित एक एक चीज़, उसका ज्योग्राफी, उसका इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके सिविल सर्विस या अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी फैक्ट्स को आज हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। विधिवत मैपिंग में सारी चीज़ें चलेंगी। जैसा कि मैंने मैप भी बनाया है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का बना दिया है, जिसमें मैंने यूक्रेन को थोड़ा सेलेक्ट कर दिया है। इसके अलावा ये थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए हमने अफ्रीका का भी यहाँ पर कॉन्टिनेंट बना दिया है। इसके अलावा कुछ ब्लैक सी, भूमध्य सागर, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, इस समय यूक्रेन संकट चल रहा है। यूक्रेन पर रसिया ने आक्रमण कर दिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से विश्व स्तर की, चूँकि ये घटना विश्व स्तर की है, तो आप जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके संभावित हैं अगर, ठीक है ना। वैसे तो देखते हैं कब तक होते हैं एग्ज़ाम, लेकिन जो भी एग्ज़ाम हैं, हालांकि सिविल सर्विस वगैरह के एग्ज़ाम तो फिक्स है, अपनी डेट पर ही होंगे। बाकी एग्ज़ाम का भैया नहीं बता सकते कि कब कौन होगा। तो जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे, उन सभी एग्ज़ामों में दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आना श्योर है। तो हम, और किस चीज़ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 90% क्वेश्चन के जो आने की संभावना है वो इस क्षेत्र की ज्योग्राफी से। किस क्षेत्र की? जिस क्षेत्र में ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, ये समस्या पैदा हुई है, उस जोन से ज्योग्राफी में क्वेश्चन जरूर आएंगे। और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो को देख के जरूर जाना। 1 से 2 क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा, 100% आपको करके आओगे, ठीक है ना। तो ज़रा देखते हैं कि बेसिकली यूक्रेन में क्या हुआ, ठीक है ना। वैसे तो क्या हुआ तो सभी लोग देख ही रहे हो क्या हो रहा है। यूक्रेन बेचारा पिस रहा है, ठीक है ना। 2 महाशक्तियों के बीच, एक रूस और दूसरा पश्चिम में आप देखते हो तो अमेरिका। हालांकि अब क्या होगा, जो देखो क्या होगा, जो होना होगा वो तो होने ही वाला है। हालांकि 10-15 दिन बाद आपको सारी डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। वैसे उम्मीद तो यही है कि रूस बराबर कर देगा, ठीक है ना। बाकी सभी लोग आप जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बेसिकली हम देखने क्या जा रहे हैं, पढ़ने क्या जा रहे हैं। जो आज मैं इस बोर्ड में लिखूंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में यूक्रेन का भूगोल देखेंगे दोस्तों, उसके ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी में देखेंगे क्या, सीमाएं क्या देखेंगे दोस्तों, सीमाएं। ज़्यादातर क्वेश्चन सीमाओं से ही आया करते हैं सिविल सर्विस के एग्जाम में, ठीक है ना, सीमाएं। इसके अलावा हम देखेंगे वहाँ के प्रमुख पर्वत, अगर कोई पर्वत वहाँ पर है, अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अगर उसकी, तो वही पर्वत, पठार, नदियाँ तो देखनी ही होती हैं किसी भी क्षेत्र की। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये तो बहुत ज़रूरी है। पर्वत देखेंगे, पठारी क्षेत्र आपका, आप जानते हो कि यूक्रेन पठारी क्षेत्र नहीं है। नहीं जानते हो तो याद रख लो, यूक्रेन में कोई पठारी क्षेत्र बेसिकली नहीं पाया जाता, ये मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना। तो सीमाएं पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे। इसके अलावा वहाँ की जलवायु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जलवायु पढ़ेंगे। और जलवायु दोस्तों बहुत साधारण तरीके से पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, गारंटी इस बात की। बस इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे संबंधित, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नदियाँ भी देख लेंगे भैया कि अगर यूक्रेन में कोई नदियाँ हैं तो नदियाँ भी देख लेंगे। वैसे यूक्रेन की सबसे बड़ी नदियाँ है नीपर नदी। सबसे यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है दोस्तों नीपर नदी, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलती है और अपना मुहाना कहाँ बनाती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी में दोस्तों देख लेंगे झील, आसपास कौन से बॉर्डर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे इस वीडियो में कि यूक्रेन साउथ में ब्लैक सी से सीमा साझा करता है। किससे सीमा साझा करता है? ब्लैक सी से सीमा साझा करता है। और दोस्तों ब्लैक सी कि आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो मरमरा सागर पड़ता है। अर्थात कह सकते हो कि जो ब्लैक सी है मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है, और मरमरा सागर जो है एजियन सागर से जुड़ा है, और एजियन सागर प्रत्यक्ष रूप से भूमध्य सागर से जुड़ा है। तो ये जो भी आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कौन कौन सी संधि आपस में जोड़ती हैं, अजोब सागर है दोस्तों ये। तो इन सब के बारे में आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भूगोल के अंतर्गत बताएंगे। इसके बाद हम बताएंगे यूक्रेन का इतिहास। क्या बताएंगे दोस्तों? यूक्रेन का इतिहास बताएंगे। और इतिहास जब जानोगे तभी तो पता चलेगा कि आज यूक्रेन के सामने ऐसी परिस्थिति क्यों खड़ी हो गई।
आखिरकार क्या क्या कारण थे जिसके कारण रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करना चाहा या यूक्रेन की भूमि पर आक्रमण किया। ऐसे क्या कारण है कि पश्चिमी देश यूक्रेन के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई यूक्रेन पर हमारा थोड़ा सा चले, ऐसा क्या कारण है? तो इन सभी कारणों की बात करेंगे और एक एक बिंदु की बात करेंगे, विधिवत फैक्ट के साथ बात करेंगे, ठीक है ना। तो इतिहास देखेंगे उसका, ठीक है ना। इस इतिहास के अलावा दोस्तों हम देखेंगे कारण, संकट के कारण, संकट के क्या क्या कारण हैं, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर सबसे बड़ी भूमिका आप सुन रहे होंगे नाटो। किसका नाम सुन रहे होंगे? नाटो शब्द बहुत सुन रहे होंगे इस समय, नाटो नाटो। तो ये नाटो क्या है और इसकी क्या भूमिका होती है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इस नाटो की भूमिका यूक्रेन के क्षेत्र में किस प्रकार है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर नाटो को पढ़ेंगे। तो ये हमारे पढ़ने का व्यू रहेगा, ठीक है ना, कि हम यूक्रेन का भूगोल में बेसिकली उसका परिचय, सीमाएं वगैरह पढ़ेंगे, इतिहास, कारण, संकट वगैरह ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। उसकी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और उसके प्रमुख कारण पढ़ने वाले हैं। और इससे भारत को क्या लाभ होगा या हानि होगी या कुछ नहीं होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो, आपके मोहल्ले के आसपास लड़ाई हो और आप प्रभावित ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो वही हमारे देशों के साथ होता है कि अगर दुनिया में कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं संकट की स्थिति है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया को उससे नुकसान या कुछ ना कुछ नुकसान ना हो। हालांकि आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि इंडिया को क्या होने वाला है, इंडिया को इस समय क्या पोजीशन पे रहना चाहिए, ठीक है ना। इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रफ किए दे रहा हूँ और आप एक एक चीज़ लिखते भी चलिएगा अगर आपको इच्छा हो। वैसे मेरी इच्छा तो यही है कि आप लिखते चलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें यहाँ पर आज आने वाली हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई घटना हो रही है, कोई घटना, कोई भी घटना, चाहे वो आपके सराउंडिंग में हो रही हो या किसी देश के सराउंडिंग में हो रही हो या दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हो रही हो, संसार के परिप्रेक्ष्य में हो रही हो, दोस्तों कोई भी घटना होती है उसके पीछे क्या होता है? कोई ना कोई कारण होता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और इसकी बात मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की बात की थी। किसकी बात की थी? कर्म योग की बात की थी। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा कि गीता में भगवान ने कर्म योग की बात की थी। बेसिकली कर्म योग क्या है? ये कर्म पर कार्य करता है या कर्म की बात करता है, ठीक है ना। करण कारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कर्मयोग क्या है? करण कारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। करण कारण सिद्धांत क्या है दोस्तों? करण कारण सिद्धांत ही कहता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है। करण कारण सिद्धांत क्या कहता है? कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है ना। तो ये गीता में भी कहा गया है भैया कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आज यूक्रेन के साथ जो भी हो रहा है, तो हवा हवाई तो नहीं हो रहा, हालांकि हवा हवाई के माध्यम से हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ ना कुछ क्या है? कारण है। क्या कारण है? इसकी चर्चा ही आज हम क्या करने वाले हैं। आपको बहुत पीछे लेके चलता हूं, लेकिन ज़्यादा पीछे लेके नहीं चलूँगा। हमारे ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी जिन्हें ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट होगा या ज्योग्राफी के अलावा जिनको बेसिकली रक्षा अध्ययन का थोड़ा सा नॉलेज होगा, रक्षा अध्ययन या जियोग्राफी या भूगोल, जिन्होंने भी ये दो सब्जेक्ट पढ़े होंगे थोड़ा सा, तो एक व्यक्ति के बारे में जरूर जानते होंगे। वो व्यक्ति है मैकिंडर। वो व्यक्ति कौन है? मैकिंडर। वो व्यक्ति दोस्तों कौन है? मैकिंडर। ये मैकिंडर कौन है, जरा इनके बारे में जाने। मैं भी बताऊंगा कि इसको क्यों मैं जोड़ रहा हूं इससे। दोस्तों, मैकिंडर ब्रिटेन में, बेसिकली ये ब्रिटेन के संसद सदस्य तथा भूगोलवेत्ता, ये ब्रिटेन के संसद सदस्य एवं भूगोलवेत्ता थे मैकिंडर साहब ने। और मैकिंडर साहब ने बहुत साल पहले
अपनी एक थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या दिया? अपना एक थ्योरी दी, जिसको हम हृदय स्थल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हृदय स्थल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हृदय स्थल सिद्धांत का क्या संबंध है आपका इस संकट से, मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जिस जमीन पर यह संकट हो रहा है, जिस लोकेशन पर यह संकट हो रहा है, मैं थोड़ा उसको आप भूगोल से जोड़ के बताना चाहता हूं। यह बेसिकली हृदय स्थल है। ये कौन है? हृदय स्थल है। और इस क्षेत्र को हृदय स्थल किसने बोला था? बेसिकली मैकिंडर साहब ने। मैकिंडर साहब ने पूरी दुनिया को स्ट्रैटेजिक तौर पर, पूरी दुनिया को मैकिंडर साहब ने 3 भागों में डिवाइड किया था। इसे बेसिकली हृदय स्थल का सिद्धांत भी कहते हैं। और रक्षा अध्ययन और भूगोल में कंपलसरी है। मेंस में एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है। आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, मेंस का, पीसीएस का। पीसीएस मेंस में हर वर्ष भूगोल के प्रश्न पत्र में, ऑप्शनल पेपर में, एक प्रश्न हृदय स्थल सिद्धांत से जरूर आता है। ठीक है ना? चाहे आप भूगोल का पेपर दे रहे हो और चाहे आप दे रहे हो रक्षा अध्ययन का पेपर दे रहे हो। ठीक है ना? तो ये हृदय स्थल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। हालांकि आपको विधिवत नहीं, इसके बारे में अभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं इससे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। जरा देखिए, तो इन महोदय ने, मैकिंडर महोदय ने हृदय स्थल का सिद्धांत दिया था। और इस हृदय स्थल के सिद्धांत के तहत इन्होंने पूरी दुनिया को, अर्थात पूरे विश्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट्स को इन्होंने कहा धुरी क्षेत्र। क्या कहा? धुरी क्षेत्र। पहले पार्ट्स को क्या कहा इन्होंने? धुरी क्षेत्र। अभी मैं बताऊंगा धुरी क्षेत्र, इन्होंने दुनिया के मैप को धुरी क्षेत्र किसे कहा। दूसरे पार्ट को इन्होंने कहा, पहले पार्ट को इन्होंने क्या बोला दोस्तों? धुरी क्षेत्र बोला। दूसरे को आंतरिक अर्ध चंद्राकार पेटी। क्या बोला? आंतरिक अर्ध चंद्राकार क्षेत्र या पेटी कहा। और तीसरे पार्ट को बाह्य अर्ध चंद्राकार पेटी। और इन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे को उस समय 18वीं कौन सी शताब्दी की बात इनका? 17वीं शताब्दी में, सॉरी 7वीं नहीं, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी की ये सारी बातें हो रही हैं। सन 1800 की बातें हो रही हैं दोस्तों। तो इन्होंने पूरी दुनिया को 3 भागों में विभाजित किया। धुरी क्षेत्र, आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र और बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र। और इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में जो भी देश, इस धरती का जो भी देश धुरी क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित कर लेगा, वो पूरी दुनिया पर राज्य स्थापित करेगा, या कह सकते हो कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना? और आप जानते हैं कि रूस बहुत सालों से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि समय परिस्थितियां बदली और यह पावर रूस से स्थानांतरित हो गई अमेरिका के पास। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका को जाना जाता है। हालांकि विश्व शक्ति के रूप में सबसे पहले कौन था? रशिया हुआ करता था। 1991, 25 दिसंबर 1991 वो डेट है जिस दिन यूएसएसआर का विघटन हुआ था। और रूस, कई छोटे छोटे देश, या रूस से कई छोटे छोटे देश क्या हो गए थे? विखंडित हो गए थे। ठीक है ना? तो इस चीज के बारे में आप जानते होंगे। तो अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है जहां ये संकट की परिस्थिति बनी हुई है, बेसिकली ये मैकिंडर का क्या है? धुरी क्षेत्र है। और धुरी क्षेत्र सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति धुरी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। चूंकि मैकिंडर महोदय कह गए थे भैया धुरी क्षेत्र पर कंट्रोल मतलब पूरी दुनिया पर कंट्रोल। हालांकि बाद में धुरी क्षेत्र चेंज हुआ, ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी हमेशा बनी रही। कुछ समय बाद धुरी क्षेत्र भी क्या हुआ? चेंज होता है। उसके बारे में जब हृदय स्थल सिद्धांत के बारे में आप विधिवत चर्चा करेंगे, विधिवत पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इतनी याद रख लो कि ये क्षेत्र धुरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस क्षेत्र में संकट की परिस्थिति बनी हुई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और दोस्तों, पश्चिमी देश बेसिकली पश्चिमी देशों में कौन कौन से, जितने भी यूरोप के पश्चिम में ये देश हैं, और बाकी आपका नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट, अमेरिका, कनाडा वगैरह, ये सारे पश्चिमी देश कहलाते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देश रूस को कंट्रोल करने के लिए
इस यूक्रेन वाले क्षेत्र पे अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं और रूस को ये चीज़ स्वीकार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कोई भी अपने घर के पास विरोधी को शरण स्थल नहीं देता, और पश्चिमी देशों में जो कंट्रोल पावर है सबसे बड़ी वो है अमेरिका। और आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच हमेशा से कंट्रोवर्सी चलती आई है, हमेशा से कोल्ड वार की स्थिति बनी रही है। ये दोनों देश आपस में कभी भी शांति से नहीं रहे, हमेशा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बात ही करते हैं। ये महोदय इनको डांटते हैं, वो महोदय इनको बोल देते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस बार इनका पौआ ज़्यादा भारी है, उनका पौआ थोड़ा सा कम भारी है, ठीक है ना। इसीलिए महोदय इन पर कब्जा किए चले जा रहे हैं, और वो महोदय अर्थात पश्चिमी देश अर्थात अमेरिका बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा और कर भी कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि बाप बाप होता है, पहले के बाप यही हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हम बताएंगे, हमने महत्व बताया इस क्षेत्र का अभी थोड़ा सा, अब हम इसकी ज्योग्राफी जरा बताने जा रहे हैं, जरा सुनिए गौर से। दोस्तों अगर हम इस क्षेत्र की ज्योग्राफी देखें तो ये दोस्तों यूक्रेन है, ये जो लोकेशन मैंने बनाई वो यूक्रेन है। और यूक्रेन देखते हैं कि बेसिकली यूक्रेन का भूगोल क्या है। तो भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूक्रेन की सीमाएं कितनी देशों से लगती हैं या कहाँ कहाँ से लगती हैं। तो दोस्तों यूक्रेन की सीमा कुल 7 देशों से, कितने देशों से, 7 देशों से और 2 सागरों से, प्लस 2 सागरों से। यूक्रेन की सीमा 7 देशों से कामा 2 सागरों से लगती हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं मैं अभी इसको मैप में पूरा बताऊंगा। ये 7 देश हैं दोस्तों। पहला देश है रूस, यूक्रेन की सीमा देखो सीधे सीधे रूस से लगी हुई है, वेरी गुड। पहला देश है रूस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की सीमा 7 देशों और 2 सागरों से लगती हैं। ये कौन से 2 सागर हैं, ये कौन से 7 देश हैं, उनकी क्या क्या कैपिटल है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो ये 7 देश, जिसमें से पहला देश क्या है, रूस है। दूसरा देश है दोस्तों बेलारूस। कौन सा है, रूस। दूसरा है बेलारूस। तीसरा देश है दोस्तों पोलैंड। कौन है दोस्तों, पोलैंड। ये देखो मैप में भी देख लो, ये रूस है। रूस के आप थोड़ा सा बगल में देखेंगे तो बेलारूस है जो कि यूक्रेन से सीमा बना रहा है। बेलारूस के थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो पोलैंड है जो आपका यूक्रेन से सीमा बना रहा है। पोलैंड से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो स्लोवाकिया है। क्या है दोस्तों, स्लोवाकिया। और इसकी कैपिटल जरूर याद रख लेना, इन 7 देशों की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसके बाद स्लोवाकिया के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोस्त एक देश पड़ता है जिसका नाम है हंगरी। क्या नाम है दोस्तों, हंगरी। और हंगरी से थोड़ा सा और इधर आएंगे तो पड़ता है रोमानिया। कौन सा पड़ता है, रोमानिया। और रोमानिया के ही सीमा साझा करता है, रोमानिया के ही दोस्तों बगल में यूक्रेन से सीमा बनाता है जिसका नाम है मोल्डोवा। कौन सा डोवा, मोल्डोवा। तो दोस्तों ये कुल 7 देश हैं जो यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। पहला रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। इन मैप रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा ये देश हैं जो बेसिकली यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। ये कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 7 कंट्री हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है भैया कि इनकी कैपिटल, तो रूस की कैपिटल शायद आपको याद ही होगी। प्रयास करो, क्या है रूस की कैपिटल, सभी लोग जानते होंगे, इतना फेमस देश है, कैपिटल तो पता ही होगी। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। क्या है दोस्तों, मॉस्को। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। अभी इतनी बार नाम आएगा कि याद हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा देश है जो बेलारूस, ये इसकी बेसिकली कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है मिन्स्क। कौन सा है दोस्तों, मिन्स्क। तो बेलारूस की कैपिटल दोस्तों क्या है, मिन्स्क है, याद रखना, ठीक है ना। याद कैसे करोगे, बेल खा के मजा आ गया। बेल एक फल होता है दोस्तों, ठीक है ना, और बेल भी होती है, ठीक है ना। तो बेल एक फल होता है, ठीक, और बुंदेलखंड वाले रीजन में काफ़ी होता है। बेल खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। इसको याद कर सकते हो, बेल खा के मज़ा आ गया। मज़ा मतलब मिन्स्क, मिन्स्क मज़ा आ गया, मिस्री की तरीके से था, मीठा। तो बेल खा के मज़ा आ गया, अर्थात बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क है। पोलैंड,
पोलैंड की कैपिटल है वारसा। कौन सा दोस्तों सा? वारसा है, पोलैंड की कैपिटल है वारसा। उसके बाद स्लोवाकिया, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा। कौन सी लावा? ब्रातिस्लावा। अब देखो, अगर मैप में देखो तो स्लोवाकिया के ऊपर क्या है? पोलैंड है। अगर मैपिंग देखा जाए तो स्लोवाकिया के ऊपर क्या है दोस्तों? पोलैंड है। अब स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा, पोलैंड की कैपिटल है वारसा। याद करने का मैं तरीका भी बता दे रहा हूं। बेटी स्लो चलो, बेटी स्लो चलो ऊपर, सॉरी, बेटी स्लो चलो पुल में वर्षा है, पुल में वर्षा है। दोस्तों ये याद करने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में कठिनाई होती है, लेकिन जब एक बार याद हो गया ना तो बड़ा मज़ा आता है, टेंशन नहीं होती। अगर आया तो खट से टिक कर दोगे। बेटी स्लो चलो, बेटी मतलब ब्रेटिस्लावा, बेटी स्लो, बेटी स्लो अगर बोलोगे तो ब्रेटिस्लावा निकल के आ रहा है। बेटी स्लो चलो, स्लो स्लोवाकिया, तो बेटी से ब्रेटिस्लावा, स्लो से स्लोवाकिया। तो बेटी स्लो चलो पुल में वर्षा है, ऊपर पुल में वर्षा है। ऊपर मतलब पोलैंड, पुल मतलब पोलैंड, और वर्षा मतलब वर्षा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा और पोलैंड की राजधानी वारसा। कोई बात नहीं, ये तो याद हो जाएगी भैया। इसके अलावा हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। अब भैया बहुत पूछी जाती है हंगरी की कैपिटल एग्जाम में, कैसे याद रखेंगे? हंगरी, हंगरी मीन्स क्या होता है? भूखा। और जो भूखा होगा उसको पकड़ा दो बड़ा पाव, भूख मिट जाएगी। बड़ा पाव, तो भूखे आदमी को क्या दे दो? सॉरी, भूखा, भूखे आदमी को क्या दे दो? बड़ा पाव, बड़ा पाव। अब बड़ा पाव निकलोगे तो बुडापेस्ट, बुडापेस्ट निकालो। बड़ा पाव से संबंध रख दो, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, ठीक है ना। और भूखा, हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। जो बंदा हंगरी है अर्थात भूखा है, उसको बुडापेस्ट पकड़ा दो, छक जाएगा, फिर नहीं मांगेगा भैया खाना लाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। इसके बाद दोस्तों अगला है रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। दोस्तों रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट, ये है रोमानिया, इसकी कैपिटल है बुखारेस्ट। अब इसको कैसे याद रख लोगे? हंगरी की है बुडापेस्ट, बुडा से बड़ा याद रख लेना, पेस्ट से अपना याद रख लेना, बड़ा कोई पेस्ट है जिसको खाने से भूख मिट जाती है, ठीक है ना। और रोमानिया, बुखारेस्ट, रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुखारेस्ट। रूमा लड़की का नाम है, रूमा किसका नाम है? लड़की का नाम है। इनको बुखार आ गया, इनको क्या आ गया? बुखार आ गया, ठीक है ना। तो याद रख लो कि रूमा को क्या आ गया? बुखार आ गया। रूमा को क्या आ गया भैया? बुखार आ गया। तो रूमा बुखारेस्ट, और बुखार आ गया तो करना क्या पड़ेगा? रेस्ट। तो रूमा बुखार आ गया, अब तुम करो रेस्ट। तो इस तरीके से रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। इसके बाद दोस्तों मोल्डोवा कंट्री है। क्या है? मोल्डोवा। और मोल्डोवा की कंट्री का जो कैपिटल है वो चिसिनाउ, चिसिनाउ, चिसिनाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। मोल्डोवा की कैपिटल क्या है? चिसिनाउ। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका चुटकी में सीखो। मोल्डोवा, मोल्डोवा, मोल्डोवा शब्द से क्या निकल रहा है? मल दो आके, मल दो आके। और आपको पता होगा गांव में मलने का काम, सेवा का काम नाऊ लोग करते थे। कौन लोग करते थे? नाऊ, नाऊ 26 माइंड जिसके 36 माइंड जिसके पास होते हैं बोलते हैं, ठीक है ना। नाऊ, नाऊ आओ मल दो, ठीक है ना। तो मोल्डोवा की कैपिटल क्या हो गई? चिसिनाउ। तो नाऊ आओ मल दो। जब भी मोल्डोवा आए तो मोल्डोवा में मल दो शब्द दिमाग में रखना। और कौन मलता है? नाऊ। तो नाऊ मोल्डोवा के। तो भैया इस तरीके से मोल्डोवा की कैपिटल क्या हो गई? चिसिनाउ। तो अब एक बार पुनः मैप में रसिया, रसिया की कैपिटल मॉस्को। आपका ये रसिया के बगल में बेलारूस, ये सारी कंट्री यूक्रेन से सीमा साझा करती हैं। बेलारूस की कैपिटल क्या हो गई? मिन्स्क। बेल खा के मजा आ गया। उसके बाद पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल क्या हो गई? वर्षा, पुल में वर्षा हो रही है। स्लोवाकिया
की कैपिटल क्या हो गई, ब्रैटिस्लावा। बेटी स्लो चलो, इस तरीके से याद कर लोगे। हंगरी भूखा हूँ, बड़ा पेस्ट लाओ। उसके बाद रोमानिया, रूमा बीमार है, बुखार है, बुखारेस्ट। और इसके बाद मोल्डोवा, मोल्डोवा चिसिनाउ, मलदवा के नौवा नाउ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 7 देश हैं दोस्तों जो आपका यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ वो 2 सागर कौन से हैं जो बेसिकली यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। तो आप बस बने रहिए वीडियो में, मज़ा आ जाएगा। ये भैया 2 सागर कौन से हैं, पहला तो है ब्लैक सी। कौन है, ब्लैक सी, काला सागर। पहला देश है दोस्तों सागर है काला सागर। और काला सागर का ही बेसिकली एक पार्ट है जिसे हम अलग से पढ़ेंगे, जिसका नाम है अजोब सागर। अजोब सागर। तो ये 2 सागर हैं जो बेसिकली यूक्रेन से अपनी तटीय सीमा साझा करते हैं। कौन सा, काला सागर और अजोब सागर। भैया ये देखो, ये यूक्रेन है, ये नीचे जो दिख रहा है ये उल्टा, ठीक। तो ये पूरा ब्लैक सी है। अब इस ब्लैक सी को मैंने यहाँ पर देखो जूम किया है। ये ब्लैक सी को उठा करके मैंने क्या कर दिया है, जूम कर दिया है। ये ब्लैक सी के जो इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, रसिया वाले बॉर्डर के तरफ, ये वाला, ये दोस्तों है अजोब सी। ये क्या है, अजोब सी, अजोब सी। और ये पूरा है ब्लैक सी। तो इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये 2 कौन कौन से सागर हैं जो यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं, एक ब्लैक सी और दूसरा अजोब सी। अब अगर गौर से देखो तो ये अजोब सी ब्लैक सी के बीच में एक छोटी सी जल संधि है। क्या है दोस्तों, छोटी सी जल संधि। जल संधि क्या होती है, एक बड़ी जल राशि दूसरी बड़ी जल राशि के बीच में जो छोटी सी जल राशि होती है, जो दोनों इन बड़ी जल राशियों को आपस में कनेक्ट करती है, इसे जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संधि, या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल संधि भी बोल सकते हो, क्योंकि ये 2 बड़ी जल राशियों को आपस में संधि करती है, जोड़ती है, इसलिए जल संधि भी कह सकते हैं। और इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं, जल डमरू मध्य। अब जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जरा देखो, सपोज करो ये एक जल राशि है और एक जल राशि आपकी ये है, ये जल राशि है बड़ी जल राशि, एक ये बड़ी दूसरी बड़ी जल राशि, इसके बीच में एक छोटी जल राशि है। इसी को हम जल संधि या डमरू मध्य कहते हैं। जल संधि तो समझ में आ गया, डमरू मध्य समझ में आ जाए। तो अगर इसको अब गौर से देखो, डिज़ाइन बनाओ तो कैसा बन रहा है, शंकर जी का डमरू बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसे हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं। 2 जल राशियों के बीच में जो डमरू जैसा बन जाए, समझ लो वही है जल डमरू मध्य, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भैया ब्लैक सी और अजोब सी के बीच में कौन सी जल संधि है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि आपको याद होनी चाहिए भैया, वो कौन सी जल संधि है, तो ये जल संधि है कर्च जल संधि। कौन सी, सर्च कर्च जल संधि। तो दोस्तों कर्च जल संधि अजोब सी को ब्लैक सी से क्या करती है, अलग करती है। और इस तरीके से आपको एक कर्च जल संधि के बारे में पता चला, अजोब सी के बारे में पता चल गया। अब एक चीज़ देखते हैं ब्लैक सी के बारे में, थोड़ा सा ब्लैक पे सी पे चर्चा कर लें, चूँकि इसके एग्जाम में आने की संभावना अधिक बनती है। तो अजोब सी समझ में आ गया, ब्लैक सी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों काला सागर, कोई भी सागर से जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक तरीके का जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये पूछता है, बताइए काला सागर की सीमा कुल कितने देशों से लगती है। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से ये कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा करता है अथवा नहीं साझा करता। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो भैया काला सागर आपका ये काला सागर ही है पूरा, ये काला सागर ही है पूरा, इसको ही बना दिया हमने ब्लैक सी। ये आपका अजोब है, ये आपका अजोब है। तो इस काला सागर की सीमा कुल कितने देशों से लगती है दोस्तों, तो काला सागर की अगर सीमा की बात करें कितने देशों से लगती है, तो पहला तो यूक्रेन से लगती है,
लगती है कि नहीं लगती? ये यूक्रेन से सीमा बनाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रूस से सीमा बनाता है, तो देखते जाओ, लिखते जाएं जरा, किससे सीमा बनाता है? सबसे पहले आप रूस से चलना स्टार्ट करो। रूस से सीमा बनाता है। रूस के जब नीचे आओ, क्लॉकवाइज चले जाओ, रूस के जब नीचे आओगे तो भैया ये जॉर्डन पड़ता है। कौन सा देश? जॉर्डन नहीं पड़ता, यहाँ पर देश पड़ता है जॉर्जिया। कौन सा देश? जॉर्जिया। जॉर्जिया, ये जॉर्जिया है। रूस के नीचे ये क्या है? जॉर्जिया है। तो रूस, जॉर्जिया, और ये है तुर्की। कौन सा देश है दोस्तों? तुर्की, ठीक है ना। तो काला सागर से सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं? रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया। कौन सा गारिया? बुल्गारिया। बुल्गारिया के ऊपर क्या है? रोमानिया। रोमानिया, और रोमानिया के ऊपर क्या है? यूक्रेन। यूक्रेन, और फिर रूस आ गया। तो क्लॉकवाइज जब चलोगे इस तरफ से तो भैया कौन सा देश पड़ेगा? रूस पड़ेगा, जॉर्जिया पड़ेगा, तुर्की पड़ेगा, बुल्गारिया पड़ेगा, रोमानिया पड़ेगा, यूक्रेन पड़ेगा। तो ये देश हैं जो आपका ब्लैक सी से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। मैप में देखो, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। तो ये कुल कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 देश हैं दोस्तों जो काला सागर से क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तो एक लाइन में लिख रहा हूं, उससे आप याद कर सकते हैं। जैसे रूस जा तू बुला रूमा को। रूस जा तू बुला रूमा को। एक लाइन आप याद रख लेना, ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले देशों की एक लाइन याद रख लेना कि रूस जा तो बुला रूमा को। देख लेंगे क्या होने वाला है। तो रूस जा तू बुला रूमा को, तो पहला देश रूस हो गया, दूसरा देश जॉर्जिया हो गया, तीसरा देश तुर्की हो गया, बुला मतलब बुल्गारिया हो गया, रूमा मतलब रोमानिया होगा, और को मतलब यूक्रेन याद रख लेना। को का मतलब क्या याद रखना? यूक्रेन याद रख लेना। तो ये 6 देश हैं जो काला सागर से क्या बनाते हैं? सीमा साझा करते हैं दोस्तों। इसका कोड है रूस जा तो बुला रूमा को। देख लेंगे क्या होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके 6 देश हैं जो काला सागर से सीमा साझा करते हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलो आगे जरा देखें। इसके अलावा दोस्तों काला सागर की और भी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। ये जो काला सागर का जो क्षेत्र है मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये रूस, ये इस तरफ रूस है, ये देखो दोस्तों ये पूरा रसिया है। रसिया अगर कहीं जाना चाहे, भूमध्य अफ्रीका से व्यापार करना चाहे या आपका इंडिया क्षेत्र से व्यापार करना चाहे तो अपने जो है नेवी के जहाज यहाँ से बड़े आराम से ऐसे ला सकता है, ठीक है ना। इसलिए भी रूस ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है ताकि वो अपनी नेवी को सही से सर्कुलेट कर सके, ठीक है ना। तो ब्लैक सी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए? रूस के लिए। तो ये सारे कारण हैं रूस को इस क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित करने के, ठीक है ना। कि जब वो यूक्रेन पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेगा तो भैया पूरी तरीके से ब्लैक सी किसका? रसिया का। अभी अगर यूक्रेन पर कंट्रोल नहीं स्थापित कर पाया और शायद यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया, क्योंकि अभी यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है और जो लड़ाई की असली वजह है दोस्तों ये नाटो ही है, ठीक है ना। असली वजह जो है, आज जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें सबसे बड़ी असली वजह क्या है? नाटो है। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो की सेना या कह सकते हो अमेरिका का यहाँ पर क्या हो जाएगा? दबदबा हो जाएगा। अमेरिका अपनी आर्मी यहाँ पर स्थापित कर सकता है और इस तरीके से वो रसिया को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। और अगर देखा जाए तो जॉर्जिया के अलावा और यूक्रेन के अलावा, ये जॉर्जिया और ये यूक्रेन के अलावा दोस्तों ये जितने भी देश हैं सराउंडिंग में ब्लैक सी के, ये सारे के सारे नाटो के क्या हैं? सदस्य देश हैं, ठीक है ना। और अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य देश हो गया तो भैया चारों तरफ से ब्लैक सी पर किसका कब्जा? नाटो का। नाटो का कब्जा मतलब किसका कब्जा? अमेरिका का।
और अमेरिका किसी भी परिस्थिति में रूस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ठीक है ना। और रूस किसी भी परिस्थिति में अपने चारों तरफ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका को नहीं आने देना चाहता। तो बेसिकली असली वजह यही है। तो आप उसको महत्व समझते जाएं। तो ब्लैक सी के बारे में समझें महत्व, रसिया के लिए ये बहुत महत्व, एक तो मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात, अगर उसको व्यापार करना है तो व्यापार के लिए एक क्षेत्र प्रदान करता है ब्लैक सी, जो आपका अफ्रीका या एशिया, नीचे एशिया के जो देश हैं, अगर नेवी के माध्यम से या पानी के जहाज़ों के माध्यम से व्यापार किया जाए तो ये बहुत अच्छा रास्ता मिलता है इसको, रूस को, क्योंकि रूस के पास बाकी कोई रास्ता अच्छे हैं नहीं, ठीक है ना। बाकी जितने भी रास्ते हैं बहुत लंबे पड़ जाते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ब्लैक सी के बारे में जो भी इसकी भौगोलिक स्ट्रेटजिक है वो सारी बात कर ली, इसके चारों तरफ जो कंट्री कौन कौन से नाटो के सदस्य हैं इसकी बात कर ली। अब दोस्तों लगे में एक चीज़ और देख लेते हैं, ब्लैक सी से लगा हुआ एक छोटा सा सागर है। देखो ब्लैक सी आपका भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है जल राशि के द्वारा। तो ये ब्लैक सी से जैसे आप साउथ में चलेंगे तो छोटा सा एक सागर है, सागर पड़ता है, हालांकि वो सागर एक जल संधि के द्वारा जुड़ा है, अभी बताऊंगा कौन सी जल संधि है। तो ये जो सागर है दोस्तों ब्लैक सी के नीचे, इसको मरमरा सागर कहते हैं। कौन सा सागर? मरमरा सागर। कौन सा सागर दोस्तों? मरमरा सागर। और मरमरा सागर और ब्लैक सी के बीच ये देखो जल संधि है छोटी सी, और इस जल संधि को कहा जाता है वास्फोरस जल संधि। मरमरा सागर और ब्लैक सागर, ब्लैक सागर और मरमरा सागर के बीच में जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है आपका वास्फोरस जल संधि। कौन सा फोरस? फास्फोरस नहीं है, वास्फोरस है, वास्फोरस, ठीक है ना। ये वास्फोरस जल संधि के द्वारा ब्लैक सी किससे कनेक्ट है? मरमरा सागर से कनेक्ट है। और मरमरा सागर दोस्तों कनेक्ट है एजियन सागर से। ये देखो मरमरा सागर के नीचे जो लोकेशन है ये क्या है? एजियन सी है, ठीक है ना। और एजियन सी और मरमरा सी आपस में किससे कनेक्ट हैं? तो डर्डेन लेज। कौन सा दोस्तों? यहां पर पड़ता है डर्डेन लेज। कौन सा लेज? डर्डेन लेज। डर्डेन लेज जल संधि के द्वारा ये मरमरा सागर और एजियन सागर आपस में कनेक्ट हैं, और एजियन सागर और भूमध्य सागर बाद में आपस में, एजियन सागर फाइनली आपका खुलता कहाँ है? भूमध्य सागर में खुलता है। और भूमध्य सागर फाइनली कहाँ खुल जाता है? अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर देखो इस तरफ खुल जाता है अटलांटिक महासागर में, और जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर पड़ती है, और इस तरफ खुल जाता है आपका ये रेड सी में, जो सुएज नहर के द्वारा आपस में कनेक्ट हुआ है। यहीं पर सुएज नहर है, ठीक है ना, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो एक तरीके से रूस को यहाँ से निकलकर इधर का रास्ता, यहाँ से निकलकर ऐसे इधर का रास्ता, और यहाँ से निकलकर ऐसे इधर का रास्ता कौन प्रदान करता है? ब्लैक सी प्रदान करता है। और अगर ब्लैक सी पे कंट्रोल उसका नहीं रहा तो दोस्तों ये दोनों रास्ते उसके लिए क्या हो जाएंगे? प्रॉब्लम पैदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्लैक सी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रसिया के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू तभी इस पर मजबूत होगा जब वो कंट्रोल किस पर कर पाएगा? यूक्रेन पर कर पाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कुछ सीख मिली कि किस तरीके से ब्लैक सी आपका यूक्रेन के लिए, रसिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिसके कारण वो यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसके अलावा इसकी मैंने ज्योग्राफी बता दी कि ब्लैक सी अजोब सी से कर्च जल संधि द्वारा, ब्लैक सी मरमरा सी से बास्फोरस जल संधि द्वारा, मरमरा सी एजियन सी से डर्डेन लेज जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इतनी चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। हमने इसके सीमाओं की बात कर ली कि किससे किससे सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों जलवायु के बारे में, कि यूक्रेन की जलवायु। दोस्तों जो यूक्रेन जिस जमीन पर बसा है, जो ये जमीन है, इसकी पहला महत्व बताया था मैंने, धुरी क्षेत्र के क्षेत्र में है, ठीक है ना। दूसरा महत्व मैंने ब्लैक सी को कंपेयर करके आपको बता दिया। तीसरा जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, इसकी जलवायु भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और ये केवल रूस के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए इस क्षेत्र की जलवायु अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, चूँकि पूरे यूरोप में सबसे अच्छी तरीके से अगर कहीं गेहूँ उत्पादन होता है
जहां गेहूं उत्पादन के लिए सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, वो यूक्रेन वाला रीजन है। इसीलिए यूक्रेन वाले क्षेत्र को पाव का कटोरा कहा जाता है। पाव, अब यहाँ रोटी चलती है, वहाँ क्या चलता है? पाव, ठीक है ना। अब भैया भारत में रोटी चलती हैं, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना, रोटी खाते हैं लोग, बाकी विदेशों में रोटी बहुत कम लोग खाते हैं, उससे पाव बना के खाते हैं, ठीक है ना। हालांकि यहाँ भी पाव का कल्चर चल गया है। तो अगर हम बात करें यूक्रेन क्षेत्र की जो जलवायु है दोस्तों, वो जलवायु है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, कौन सी जलवायु है दोस्तों? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण का मतलब ना तो उष्ण और ना तो शीत, मतलब थोड़ा सा उष्ण और थोड़ा सा शीत, समशीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु है, ठीक है ना। और समशीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु दुनिया में जहां भी पाई जाएगी, समशीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु दुनिया में जहां भी पाई जाएगी, वहां पर दोस्तों गेहूं जैसे फसल उत्पादन करने के लिए क्या होती है? बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा समशीतोष्ण जलवायु होने के अलावा जो यूक्रेन का क्षेत्र है वो स्टेपी घास के मैदान कहलाते हैं। किसके मैदान? स्टेपी। दोस्तों समशीतोष्ण वाले रीजन पे स्टेपी भी पाए जाते हैं। स्टेपी एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है, एक विशेष प्रकार की जलवायु में ही ये होता है, ठीक है ना, स्टेपी जोन। और इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं पेरीज। कौन से दोस्तों? पेरी। पेरी के मैदान अक्सर सुने होंगे, स्टेपी के मैदान होंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करने वाले जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वो स्टेपी क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं? स्टेपी क्षेत्र होते हैं। स्टेपी क्षेत्र को बेसिकली छोटी घास वाली भूमि का क्षेत्र कहा जाता है। कौन सी? छोटी घास वाली भूमि का क्षेत्र। और पेरी क्या होती है? ये भी समशीतोष्ण जलवायु का ही प्रदेश है। और इस क्षेत्र को बेसिकली लंबी घास वाली भूमि का क्षेत्र। तो जो यूक्रेन का क्षेत्र है वो स्टेपी जोन में आता है, जलवायु के स्टेपी जोन में आता है, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। और स्टेपी जलवायु में जो मिट्टी पाई जाती है, मृदा, स्टेपी क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, या यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, वो मृदा पाई जाती है चरनोजम। चरनोजम एज लाइक ब्लैक, ठीक, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक सॉइल, ठीक। चरनोजम मिट्टी एक प्रकार की ब्राउन ब्लैक मिट्टी होती है जो स्टेपी जोन में ज़्यादातर पाई जाती है। और चरनोजम मिट्टी ही इस संसार की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी होती है किसी भी चीज़ को पैदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आप जब ज्योग्राफी में मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि सबसे उच्च क्वालिटी की मिट्टी कौन सी होती है? चरनोजम होती है। और दोस्तों ये चरनोजम मिट्टी मुख्यतः पाई कहाँ जाती है? स्टेपी वाले जोन में पाई जाती है। स्टेपी वाला जोन में ही बेसिकली, ये स्टेपी वाला जोन कहाँ पाया जाता है? तो आपका ये समशीतोष्ण क्षेत्र में ही आपको मिलेगा। इसको और किस नाम से जानते हैं? छोटी घास वाली भूमि के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक पेरी भी होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, आपने सुना होगा खूब। तो पेरी लंबी घास वाली भूमि का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इसकी जलवायु यूरोप के लिए क्या है? अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप का पेट भरने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भैया कोई भी ऐसा क्षेत्र जो महत्वपूर्ण होगा उस पर हर व्यक्ति चाहेगा कि हमारा क्या हो जाए? कंट्रोल स्थापित हो। तो कहीं ना कहीं रूस का इस क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित करने का यह एक भी क्या है? कारण है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ की जलवायु के बारे में देखा, मिट्टी के बारे में देखा और ये सारी चीज़ों के बारे में देख लिया। अब भैया हम इसके भूगोल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चर्चाएं थीं उन सब के बारे में देख लिया, ज्योग्राफी इसकी देख ली। अब हम बात करने वाले हैं इसके इतिहास के बारे में दोस्तों। तो हम इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि क्या है भैया इसका इतिहास। इसके पहले ज़रा ये देख लीजिए भैया कि इसके पर्वत और नदियों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। तो ये जो यूक्रेन है, पर्वत के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। अगर हम मान लें कि ये यूक्रेन है, ये क्या है? एक लैंड बॉडी है जो कि यूक्रेन है। यूक्रेन का अगर अब दो भागों में पार्ट कर दे तो ये कहलाता है पूर्वी यूक्रेन, जो कि रसिया से सीमा साझा करता है, और बाकी मैप में आपने देख लिया रसिया वगैरह से, ठीक है ना। और ये है पश्चिमी यूक्रेन। दोस्तों पश्चिमी यूक्रेन में ही कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना।
पश्चिमी यूक्रेन वाले क्षेत्र में ही क्या पाई जाती हैं, कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनका नाम है कार्पेथियन की पहाड़ियां। क्या नाम है दोस्तों, कार्पेथियन की पहाड़ियां, कार्पेथियन की पहाड़ियां। तो कोई पूछे कार्पेथियन की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों कार्पेथियन की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, यूक्रेन में पाई जाती हैं। और ये क्षेत्र संसाधन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, यूक्रेन का ये वाला क्षेत्र संसाधन की दृष्टि से क्या है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वन संसाधन एवं लौह अयस्क के बहुत सारे खाने पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूक्रेन का, हालांकि ये क्षेत्र थोड़ा ही है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पूर्वी क्षेत्र जो है ये बेसिकली मैदान है। ये क्या है, मैदान। कैसा मैदान, स्टेपी। फायदा क्या है स्टेपी होने का, अच्छी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। हर चीज़ का, गेहूं गल्ला का बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। तो ये हो गई इसका पर्वत से संबंधित। अब हम थोड़ा सा इसकी नदियाँ देख लें कि यहाँ कोई नदियाँ दिया है कि नहीं है। चलो भैया नदियाँ भी देख लो यूक्रेन की। ठीक है ना, ये सारे जो बिंदु मैं बता रहा हूँ उसकी ज्योग्राफी, ये आपको रिटन एग्जाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की नदियाँ। कहाँ की नदियाँ, यूक्रेन की नदियाँ। यूक्रेन में कोई नदियाँ दिया है क्या, तो भैया हाँ नदियाँ है। ठीक, यूक्रेन में कई सारी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, लेकिन अगर कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों नीपर। कौन सा पर, नीपर है। नीपर नदी रसिया के इस क्षेत्र से निकलती है और बेलारूस में इंटर करती है, फिर यूक्रेन में इंटर करती है और फाइनली कहाँ गिर जाती है, ब्लैक सी में गिर जाती है। तो नीपर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रूस से निकलती है। रूस के बाद फिर ये कहाँ पर बहती है, बेलारूस में बहती है। उसके बाद फिर ये यूक्रेन में बहती है। यूक्रेन के बाद फिर फाइनली ये कहाँ पर गिर जाती है, ब्लैक सी। ठीक है ना, तो ये यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक यूक्रेन में नदी और है दोस्तों जिसका नाम है डेनिस्टर। क्या नाम है, डेनिस्टर। दोस्तों जो ये नीपर नदी है ना, ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, नीपर नदी यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, और अगर कोई पूछे बेलारूस की सबसे लंबी नदी, तो भैया यही बेलारूस की भी क्या है, सबसे लंबी नदी है। कोई पूछे यूक्रेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम बताओ भाई, तो यही नदी दोस्तों यूक्रेन की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यूक्रेन की कैपिटल, किसकी, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव। क्या है दोस्तों, कीव। इसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो एग्जाम में ऐसे भी यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताओ यूक्रेन की कैपिटल कीव किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका नीपर नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इस नदी की विशेषता यह है कि यह यूरोप की सबसे गहरी नदी है। ठीक है ना, इसका जो चैनल है यूरोप में सबसे गहरा चैनल है, यूरोप की सबसे गहरी नदी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हो गई दोस्तों यूरोप की। ये यूरोप की क्या, बेसिकली यूक्रेन की। ठीक है ना, तो हमने भैया नदियों की बात कर दी। अब चलो बात करते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। सारे कारण भी मैं बताते चलता जा रहा हूँ, क्या रीज़न है जिसके कारण कोई भी इस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, रूस कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी दोस्तों इतिहास की बात करते हैं कि आखिरकार ये यूक्रेन, क्या ये यूक्रेन, इतिहास, यूक्रेन जो है इंडिविजुअल कंट्री के रूप में कब आया इस विश्व के मैप में। तो दोस्तों ये हमेशा से इंडिविजुअल कंट्री नहीं था। ठीक है ना, इस पर किसी अन्य देश का कब्जा था और जिस देश का कब्जा था वही देश आज इस पर अत्त ढाए हुए हैं, अर्थात रूस। तो यूक्रेन पहले यूएसएसआर का क्या था, एक कंट्री था। यूएसएसआर का एक बेसिकली पार्ट हुआ करता था बहुत साल पहले। कौन, यूक्रेन। यूएसएसआर का जब विखंडन हुआ, विखंडन, विघटन कह सकते हो या विखंडन कह सकते हो,
यूएसएसआर का विखंडन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991। इस दिन यूएसएसआर के टुकड़े हो गए और यूएसएसआर से लगभग 14 से 15 देश, ठीक है ना, यूएसएसआर के लगभग 15 देश, या कह सकते हो रूस उनमें सबसे बड़ा। यूएसएसआर क्या है? कई सारे देशों का संगठन, जिसमें लीडर देश क्या था? रसिया। तो रसिया से लगभग 15 देश क्या हो गए? इससे अलग हो गए, और उन्हीं में से अलग हुआ था यूक्रेन। उन्हीं में से एक अलग देश के रूप में कौन बना? यूक्रेन बना। यूक्रेन में समय समय पर इसकी राजनीति में परिवर्तन होता गया, ठीक है ना। तो इसका अस्तित्व कैसे आया? तो इसका अस्तित्व इस तरीके से आया कि यूक्रेन पहले क्या था? यूएसएसआर का एक संगठन, कंट्री था। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, तो भैया रूस अलग हो गया, और रूस से लगभग 15 देश अलग हुए, जिनमें से एक यूक्रेन था। लिथुआनिया, लताविया वगैरह बहुत सारे कंट्री देखो, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे देश इनसे अलग हुए थे, ठीक है ना। तो ये इसकी थोड़े अस्तित्व की कहानी है, और इसके अस्तित्व पर जिसने इसको पैदा किया वही जो है बेसिकली इसका क्या बना हुआ है? हंता बना हुआ है, इसको खाने में लगा है। तो ज़रा देखते हैं, अस्तित्व तो देख लिया, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ें। ये बात कब की है? 1991 की है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 2013 में यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। 2013 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है ना। और इस बार जो राष्ट्रपति बने महोदय, वो बने बेसिकली यानुकोविच। कौन बना? यानुकोविच। 2013 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और राष्ट्रपति पद का निर्वाचन कौन निर्वाचित हुआ? यानुकोविच निर्वाचित हुआ। दोस्तों, ये जो यानुकोविच है, ये रूस का समर्थक था। रूस का समर्थक था, या कह सकते हो रूस के प्रयासों से ये राष्ट्रपति बना, ठीक है ना। अगर हम बात करें यूक्रेन की दोस्तों, तो यूक्रेन के जो पूर्वी पब्लिक है वो रूस की समर्थक है, और पश्चिमी पब्लिक जो है, वेस्टर्न जो पब्लिक है रूस की, वो आपका पश्चिमी देशों का समर्थक है। वो चाहती है कि रूस हम पर कोई भी कंट्रोल स्थापित ना करे, और इसके लिए पश्चिमी क्षेत्र के जो पब्लिक है वो पश्चिमी देशों का आपका बेसिकली पश्चिमी देशों का आधिपत्य स्वीकार करना चाहती है, या कह सकते हो उनके समर्थक हैं। और इनका मानना है कि ये नाटो का सदस्य बन जाएं। लेकिन इस तरफ के जो लोग हैं यूक्रेन के, वो चाहते हैं कि भैया नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, रसिया ही हमारा है सब कुछ, ठीक है ना। तो वो रूस के कंट्रोलर में है। तो क्या होता है कि 2013 में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, तो यानुकोविच राष्ट्रपति बनते हैं, और ये रूस के क्या थे? समर्थक थे। कुछ समय बाद इनका विरोध होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? विरोध होने लगता है, और आगे चल के 2014 में जब इनका विरोध काफ़ी होता है, तो भैया 2014 में फिर फुल टास में आता है कौन? रूस। पूरे फुल टास में आता है, और जब फुल टास में आता है तो पता ही क्या, अभी फुल टास में आया तो पूरा यूक्रेन कब्जा करने लगा। एक बार फुल टास में आया था तो यूक्रेन का नीचे कब्जा कर लिया, नीचे का पार्ट यूक्रेन के। दोस्तों, ये नीचे का पार्ट, ये जो है क्रीमिया कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है? क्रीमिया। पहली बार जब हमें रूस यूक्रेन के अगेंस्ट आया, थोड़ा भौकाल टाइट करने, तो सीधे कब्जा कर लिया किसको? क्रीमिया को, ठीक है ना। पहली बार में क्रीमिया कब्जा कर लिया। 2014 का याद करो, क्रीमिया संकट बहुत बड़ा संकट के रूप में उभरा था, और फाइनली वो रूस ने उस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तब भी अमेरिका बहुत चाची बन के ऊपर उठा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया था। और आज भी वही परिस्थिति है। आज रूस महोदय कह रहे हैं भैया यूक्रेन देखो, नाटो वाटो का समर्थन मत करो, नाटो वाटो के सदस्य मत बनो। यूक्रेन महाराज नहीं भैया नाटो के सदस्य बनेंगे, चूँकि इस समय जो उनके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पद पर जो विद्यमान हैं आपका यूक्रेन में, वो पश्चिमी देशों के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? पश्चिमी देशों के समर्थक हैं। और उनका मानना है कि वो बेसिकली नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। और ये रूस को बुरा लगा कि भाई देखो, पहले हम बोल दिए थे नाटो के सदस्य ना, नाटो को इधर ना आने देना, अगर इधर नाटो आ गया तो फिर हम भैया तुम पर कब्जा कर लेंगे। अब वो नहीं माने तो हो गया भैया, कब्जा हो गया। तो 2014 में जब इनके विरोध में संकट गहराया, या इनके विरोध में खूब सारा बवाल हुआ, तो रूस सीधे आया, कंट्रोल किया, और सीधे इसके नीचे दक्षिण में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। और आज क्रीमिया रूस के कब्जे में है, डंके की चोट पर, ठीक है ना।
इसके बाद दोस्तों अब क्या होता है कि 2019 में, मैं संक्षिप्त इतिहास इसका बताने जा रहा हूं दोस्तों, 2019 में चुनाव होते हैं पुनः राष्ट्रपति के, और इस बार राष्ट्रपति का जो चुनाव जीतता है बेसिकली वो वेस्टर्न लोगों का समर्थक, अर्थात कह सकते हो पश्चिमी लोगों के समर्थक व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो पश्चिमी देशों के समर्थक थे। और ये राष्ट्रपति इस बार बनते हैं कौन? इस बार राष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं। और आपको बता ही दिया कि यानुकोविच रूस के समर्थक थे, जब इन पर विरोध हुआ तो रूस ने सीधा एक्शन लिया और क्रीमिया पर कब्जा। अब व्लादिमीर जेलेंस्की महोदय क्या हैं? ये पश्चिमी देशों के समर्थक हैं, नाटो के समर्थक हैं। रूस को बुरा लगा, रूस ने पुनः आक्रमण कर दिया जो इस समय हो रहा है, और होता क्या है, और फाइनली पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये दोस्तों इसका इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास है 2000, इसके बाद 2022 में यही हो रहा है, ठीक है ना, कि रूस ने सीधा कंट्रोल स्थापित किया और फाइनली पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा क्यों किया रूस ने? इसलिए किया चूंकि ये नाटो के क्या थे? समर्थक थे। ये चाहते थे कि नाटो के हम सदस्य बन जाएं, और रूस को ये चीज़ क्या थी? पसंद नहीं थी। अब नाटो आया है तो थोड़ा सा नाटो के बारे में देख लिया जाए दोस्तों। थोड़ा सा मैं मेट दूं, ओके दोस्तों। ये नाटो बेसिकली नाटो की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949। 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाटो की स्थापना हुई थी, और बेसिकली ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र के जो कई देश हैं उन्होंने आपस में एक समझौता किया, और समझौते के तहत उन्होंने एक ऐसा समझौता जिसमें कहा गया कि सभी देश, जो भी देश इसका संगठन बनेगा वो अपनी कुछ आर्मी हमारे यहाँ भेजेगा, और आर्मी भेज करके वो उसका संगठन बन जाएगा। और अगर कोई भी दुनिया का देश नाटो के सदस्य देशों पर आक्रमण करता है, ठीक है ना, तो ये समझा जाएगा कि वो आक्रमण नाटो के ऊपर किया गया है। जैसे कोई देश है, 5 देश हैं, इस समय तो 30 देश हैं समझ लो। इसके कितने देश हैं दोस्तों? नाटो के वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। अब किसी भी 30 में से किसी भी देश पर अगर कोई दुनिया का कोई दूसरा देश या कोई भी अन्य देश आक्रमण कर देता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने आक्रमण किस पर कर दिया? नाटो पर कर दिया। फिर नाटो अपनी पूरी फौज भेज देगा, जितनी भी उसकी फौज है, और उस देश के अगेंस्ट क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। और फाइनली तुमको पता है नाटो में कोई एक देश की आर्मी तो नहीं है, नाटो के पास 30 देशों की आर्मी है। तो नाटो से पंगा लेना भाई लोगों को खलता है। लेकिन भैया रूस नाटो को भजता ही नहीं है। रूस माने सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो नाटो भी यहाँ पर कुछ अपनी प्रासंगिकता को सही से नहीं कर पा रहा। हालांकि बस ये समझो कि नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और वर्तमान में नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। और नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो का उद्देश्य है दोस्तों साझा सुरक्षा नीति, अर्थात मिलकर के सभी की सुरक्षा करना। किसकी? जो भी नाटो का सदस्य देश होगा। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है, इसलिए यूक्रेन हेल्प मांगेगा तो भैया वो हेल्प करेंगे, लेकिन कैसे मांगे? नहीं मांग सकता, ठीक। समस्याएं इतनी सारी हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कहानी है यूक्रेन संकट की, जिसमें यूक्रेन का इतिहास, ये जो भी मैंने बताया सब यही महत्वपूर्ण इसके कारण हैं, जिसके कारण आज यूक्रेन के सामने ये परिस्थिति पैदा हुई है। हालांकि भारत को इससे क्या फ़ायदा या नुकसान? तो फ़ायदा तो हो ही नहीं सकता, नुकसान होगा। समस्या क्या है कि भारत रूस और अमेरिका दुनिया की तो बड़ी शक्ति हैं, ठीक है ना। और भारत इन दोनों के क्या हैं? अच्छे संबंध है भारत से। रूस से तो भाई प्राचीन काल से हमारे अच्छे संबंध हैं, और अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं इस समय, कोनो गड़बड़ी थोड़ी ना है। तो इन दोनों से संबंध अच्छे हैं।
और यूक्रेन, ये इस पर आपस में ये दोनों क्या हैं, विरोधी हैं, लेकिन भारत के संबंध इन दोनों से क्या हैं, अच्छे हैं। भारत ने इससे कई सारी डीलिंग कर रखी हैं और इससे कई सारी डीलिंग कर रखी हैं। अगर भारत इनका साथ देते हैं रूस का, तो रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो क्या हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। और जब भी हम संकट में होते हैं रूस हमारा साथ देता है। तो आप ही बताइए, क्या भारत को रूस का साथ देना चाहिए या नहीं? कोई जवाब नहीं निकलेगा। अगर आप बोल दोगे हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर भारत रूस का समर्थन करता है तो अमेरिका बुरा हो जाएगा, और अमेरिका से भी भारत के बहुत सारे सैन्य संबंध बने हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारी आपस में रिलेशंस हैं। अगर हम इनका साथ देते हैं रूस का, तो अमेरिका से हमारे साथ गंदे हो जाएंगे, तो भी हमारे लिए नुकसान है, ठीक है ना। और अगर नहीं इसका देते, हालांकि वो मांगेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसा भारत की स्थिति इस समय क्या है कि ना भैया तुम इनका साथ दो और ना इनका साथ दो, तुम आराम से अलग बने रहो। अलग बने रहने का जब किसी का साथ नहीं दिया जाता तो उसे कहते हैं तटस्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? तटस्थ। तो भारत को क्या रहना चाहिए? तटस्थ। अर्थात भारत को तटस्थ रहना चाहिए इन दोनों युद्धों, इन दोनों लोगों की लड़ाई के बीच में, ना इसके साथ जाए और ना इसके साथ जाए। इसी में महाराज की क्या है, भलाई है। और नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा देश है। दुनिया में ये समस्याएं होती रहती हैं, हर प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लोग जाते हैं फिर परेशान होते हैं। इंडिया अपना इतना अच्छा देश है, यहाँ कभी कोई ऐसी समस्याएं होती ही नहीं हैं। तो हमें इंडिया पर गर्व है, ठीक है ना, और सबको होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक संकट की घड़ी थी, ये पूरा हो रहा है। अब देखें आगे क्या होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक श्लोक है, आगे देखें क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो ये एक कविता है रश्मिरथी, ठीक है ना। तो भैया ये हो गया आपका पूरा यूक्रेन का पूरा विस्तार, पूरा चर्चा। और अब मेरा बस निवेदन यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बड़ी घटना पर। थैंक यू।